एजुकेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी स्मॉल टीचर में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो देखिए, आज बात करते हैं कक्षा 9 का जो गणित है हिंदी मीडियम NCERT जो कि चित्रा का मैथ है, उसकी 1.2 की वीडियो हमने दे दी है। यदि आपको नहीं मिले तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, सो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक परमेय संख्या को निरूपित करता है। ये असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि संख्या रेखा पर स्थित कुछ बिंदु अपरमेय संख्याओं को भी निरूपित करते हैं। नंबर सेकंड आपका, संख्या रेखा पर ऐसी भी संख्याएं भी होती हैं, ऐसी भी संख्याएं मतलब कुछ संख्याएं भी ऐसी होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनको हम तो नहीं, ये सत्य है इसलिए क्योंकि कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जहां पर हम जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये सत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परमेय होती है या अपरमेय। ठीक है बेटा, तो ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परमेय होती है या अपरमेय। तो तीसरा भी सत्य है, इसके पीछे हम सत्य लिख देंगे। प्रत्येक सत्य है क्यों? ऐसी किसी वास्तविक संख्या का अस्तित्व नहीं है जो ना तो परमेय है और ना ही अपरमेय, तो ये सत्य है इसलिए। तो चौथा है आपका, अपरमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ये क्यों नहीं किया जा सकता? तो इसमें देखेंगे ये असत्य है बेटा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ तक है, तो परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर बिंदु द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, ये असत्य इसलिए है कि इसमें, क्योंकि इसमें नहीं दे दिया है। ठीक है बेटा, अब पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं हम। प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पांचवा है आपका सत्य, क्योंकि प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो अगला है छठवां। क्या कह रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो छठवां असत्य है। अब असत्य है क्यों, इसको हम बताएंगे क्लियर करके। असत्य इसलिए है क्योंकि प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो छठवां असत्य है क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। कोई भी ऋण यानी माइनस की संख्या जो होती है प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। आशा करता हूँ यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। सातवां है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। तो ये सातवां जो है आपका असत्य है। ये असत्य है। अब असत्य है क्यों? इसलिए असत्य है क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या नहीं होती है। हाँ, अब जैसे मान लो अगर हम प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, यदि हम इसमें 2 ले लें, तो वास्तविक संख्या है किंतु अपरमेय नहीं है। 2 यदि जैसे 2 है हमारी, तो वास्तविक संख्या है लेकिन अपरमेय नहीं है क्योंकि वो परमेय है। तो इसलिए ये असत्य इसलिए है। सातवां क्या कह रहा है? पाई एक अपरमेय संख्या है। ये सत्य है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हमेशा ध्यान रखना, जो पाई का मान है 22/7, तो वो परमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो अपरमेय संख्या है। ये ज़िंदगी में हमेशा याद रखना कि पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन उसका जो मान है 22/7 वो आपका परमेय संख्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका दूसरा। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। हम मानते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय संख्या नहीं होते हैं या अपरमेय नहीं होते हैं। तो जैसे यदि हम ले लें √4, क्या ले लें बेटा?
√4, तो √4 को यदि रूट से हटाएंगे तो 2 रह जाएंगे, तो ये एक परमेय संख्या है। क्या बेटा? परमेय संख्या। तो इसलिए ये ऐसे करके हम उदाहरण कर सकते हैं। ठीक है बेटा, परमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हम दिखाएंगे कि जो √5 है, √5 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 1 का वर्ग, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग। ठीक है बेटा, तो एक तो हो गया आपका आधार और एक हो गया लंब। तो तुमने देखा होगा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ठीक है बेटा, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो जो आधार है, आधार को हम 1 लेंगे। क्या लेंगे? 1। और जो लंब की दूरी है उसको हम 2 ले लेंगे। ऐसे करके 2 ले ली हमने। ठीक है बेटा, जब 2 ले ली और इसको हम इससे मिला देंगे ऐसे करके, तो ये तो हो गया आपका 2 और ये हो गया 1 इकाई दूरी, और यहाँ पर √5 पूरी दूरी जो कितनी है √5। तो इसको हम इसको हम O नाम दे देते हैं, O, और इसको हम A नाम दे देते हैं और इसको नाम देते हैं हम B। ठीक है बेटा, अब हम इसको यहाँ से इतनी दूरी को नाप करके बिंदु से लेकर के B तक, यहाँ तक हम प्रकार की सहायता से, ज़्यादा तो नहीं बैठ रहा है, देखेंगे, यहाँ से हम यहाँ से ले जाएंगे और प्रकार की सहायता से वहाँ पर जो चाप लगा देंगे। तो √जो 5 है उसमें जो दूरी आ रही है 2 या 3 के बीच की दूरी आ रही है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपके सभी समझ आया होगा। दिखाइए, दोबारा से फिर समझाता हूँ। रूट को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कर्ण बराबर हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार क्या है इसमें 1, तो 1 की दूरी हम रख देंगे यहाँ पर, समझ आ गया। और लंब क्या है इसमें, तो 2 इकाई की दूरी हम रख देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो इसकी बीच की दूरी है इतनी वाली, ये जो है √5 है। और √5 यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक जो है प्रकार की सहायता से हम चाप लगाएंगे। चाप लगाने पर हमारा बैठ रहा है कि 2 और 3 के बीच में बैठ रहा है, तो ये √5 के हम निरूपित ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, संख्या रेखा पर √13 को, यानी संख्या रेखा पर √13 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो हम √13 को हल करते हैं। √13 को हम लिख सकते हैं बराबर में, √13 को हम लिख सकते हैं √3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 9 और 4 13 हो जाएंगे। तो वही पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण बराबर वही होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार का वर्ग कितना है बेटा 3, और लंब का जो है मान है वो है 2। तो इसमें कर सकते हैं हम आराम से। तो यहाँ से हम 0 पैसे 3 की दूरी चली जाए। कितनी दूरी चली जाए बेटा 3 की दूरी। तो 3 की दूरी कहाँ बैठ रही है, एक यहाँ से 1 और 2 और 3, तो 3 की दूरी यहाँ बैठ रही है बेटा। कहाँ बैठ रही है, यहाँ पर। जब यहाँ बैठ रही है तो हम यहाँ तक ऐसे करके हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना है। इसके और इसके बीच की जो लंबाई है वो 3 इकाई है, और इसके और इसके बीच मतलब लंब जो है हमारा 2 है, 2 इकाई है, तो उसमें 2, और यहाँ से चलेंगे तो 0 पर रुक जाएंगे। ठीक है बेटा, जब 0 पर रुक जाएंगे तो हम यहाँ तक, अब ये तो जो इतनी दूरी है वो हमारी 3 हो गई, और इतनी जो दूरी है तो ये लंब जो है हमारा 2 इकाई हो गई, और ये जो है पूरा का पूरा हमारा √13 का हो गया। आशा करता हूँ यहाँ तक आपके जरूर समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम जो है प्रकार की सहायता से हम चाप लगाते हैं। यहाँ से चाप लगाएंगे ऐसे करके लगाएंगे, तो ये 3 और 4 के बीच की दूरी पर बैठेगा। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ ये आपके समझ में जरूर आएगा। इसको हम मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं B, और इसको हम C मान लो या D मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ यहाँ तक आपके जरूर समझ में, क्योंकि 13 रूट यदि हम करेंगे तो ये हमारे 4 के और 3 के ही बीच में बैठेगा, क्योंकि 4 का वर्ग आगे चल के 16 होता है, तो ये 4 के और 3 के बीच में बैठेगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आपके जरूर समझ में। अगला क्वेश्चन है आपका, संख्या रेखा पर √17 का स्थान निर्धारित कीजिए। जब 17 का स्थान निर्धारित करेंगे तो हम 17 को हम लिख सकते हैं √17 को हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग प्लस
4 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग। कितना बेटा? 4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। और पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण बराबर हमारा होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो उसी हिसाब से हम लिख सकते हैं कि आधार का वर्ग 4 है, तो 1 2 3 4 इकाई पर हम 1 इकाई की दूरी को हम नाप लेंगे। तो 1 इकाई को हम इतना कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ से जो वो है 0 पर मिला देंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा। इसकी जो दूरी है √17 हो गई, इसकी जो दूरी है 4 हो गई, और इसकी जो दूरी है 2 हो गई। ठीक है बेटा, सॉरी 1 हो गई, यहाँ पर इसकी जो दूरी 1 हो गई। ठीक है, जब इसकी जो दूरी 1 हो गई, अब हम क्या करेंगे, इसको तो मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A, और इसको मान लेते हैं हम B। ठीक है बेटा, अब हम चाप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चाप। तो यहाँ से जो है चाप को लगाते चलेंगे, लगाते चलेंगे, लगाते चलेंगे, लगाते चलेंगे। ये जो चाप बैठेगी यहाँ पर आकर बैठेगी। क्यों? क्योंकि जो 4 और 5 के बीच में बैठेगी। 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। तो 4 और 25 के बीच में जो है चाप आकर के बैठेगी। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताएं, क्या समझ में नहीं आया उसको फिर दोबारा से मैं और अच्छी तरह से वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।